नमस्कार, आप देख रहे हैं CIA। मैं एसके भास्कर। दोस्तों, आज हम लोग BPSC 66 यानी कि BPSC 66वीं प्री एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पोर्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि BPSC एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पोर्शन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, दो पोर्शन नहीं एक पोर्शन बोल सकते हैं, कि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप 10 में 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, अगर एबिलिटी बना लेते हैं, तो यकीन मानिए कि अन्य स्टूडेंट्स से जो ठीक ठाक कंपटीशन देते हैं उससे आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लीड में रहेंगे। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन और अगर गलत नहीं करेंगे तो, और 3 से 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है इस एग्जामिनेशन के लिए। जो लोग 71st एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यानी 71वीं एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 70वीं एग्जामिनेशन जो है अपॉर्चुनिटी बहुत लोग मिस कर गए होंगे। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जामिनेशन हुआ था, ये आप लोग को पूरी तरह पता है। और बहुत सारे लोग जिनका PT नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है वो तूफान एक तरह से दबाए हुए हैं कि हमें 71वीं एग्जामिनेशन को किसी कीमत पर क्रैक करना है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं जो 70वीं में नहीं बैठे थे या एलिजिबल नहीं थे और वो अब 71वीं में एलिजिबल हो गए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे 70वीं में और वो 71वीं में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट्स को बहुत को पता भी नहीं होता है कि ये आखिर क्या रिलेवेंट है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन, लेकिन जो लोग बार बार एग्जाम देते हैं ना, उनको पता है कि 1 से और 2 क्वेश्चन का क्या रिलेवेंट होता है। इसी क्वेश्चन से कोई मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाता है और कोई बाहर हो जाता है और मेंस नहीं दे पाता है। तो इसलिए इस पर ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे कि अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एक बार ऑलरेडी हमने बताया था और पूछ लिया था कि अगर ये मल्टीप्लाई करके भी पूछ सकता है, और ऑलरेडी यहाँ आप देख रहे हैं कि 66वीं एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। इससे पहले जो एग्जामिनेशन जो हुआ था, ठीक है, उसमें ये पूछ लिया था। तो एक फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है कि अगर a + b का स्क्वायर प्लस अगर a - b का स्क्वायर है, और बाई में अगर मान लीजिए a² + b², इस टाइप में, तो याद रखिए इसका वैल्यू हमेशा 2 ही होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और अगर a + b का स्क्वायर है माइनस अगर a - b का स्क्वायर है, और बाई में अगर a b दे दिया है, तो a और b कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू हमेशा 4 ही होगा। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए कि 4.3 और प्लस 6.2 दे दिया है, इसका स्क्वायर है, माइनस अगर 4.3 है और माइनस 6.2 है, डिसमल में दे करके मैं बता रहा हूँ, और बाई में अगर दे दिया है कि 4.3 × 6.2, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। पैटर्न पकड़ना है, सीधे आंसर कर देना है 4। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो उसी तरह देखिए, ये है A, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये A है, ये B है, तो a + b का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? माइनस है और ये हो गया a - b का स्क्वायर। देखिए यहाँ वाला, और बाई में a है और b है, बाई में क्या है यहाँ पर a × b। तो आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बिना कोई कैलकुलेशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। आ रहा समझ में? ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। सीधे सीधे देखते ही आंसर 4 कर देना है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला आप याद जरूर कर लीजिए या लिख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। अब जैसे ये है, मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो उसके बेस पर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि फार्मूला दोनों का एक ही है। यहाँ पूछ रहा है कि एक शहर की जनसंख्या यहाँ पर है 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2 साल बाद जो भी जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन जो भी होगी, वो क्या होगा? अभी का जो पॉपुलेशन है 1764/00, ये 5% से बढ़ता है। मतलब अगर अभी 100% है तो अगले साल 105%, मतलब 5% बढ़ जाएगा, 105%। तो अब यह हो जाएगा 105% है, इसलिए बाई 100 2 साल के लिए बोला। तो एक बार और उसी तरह हम लोग कर देंगे, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा 21, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 20, 5 से कट गया, 00 से 00 कट गया, 2 दूना 4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, एक देखिए 441 हो गया।
और यहाँ पर 21 गुना 21 भी 441 होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि 441 को 441 से मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा आंसर है। यूनिट डिजिट वाला यहाँ सब में एक एक है, ये काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में आसान है, कौन बड़ा सा दिक्कत है। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 1 17। फिर 4 से सेम जो आया वही चीज़ लिख लिए, 4 6 7 1, बस 1 हो गया, 8 हो गया, 6 4 10 और 6 16, 6 8 1। देखिए यहाँ पर आ रहा है क्या, सॉरी 6 नहीं 4, 6 4 10 4 8 1 अंत में जो आएगा वो आंसर है। तो 4 8 1 यहाँ है, यहाँ 8 4 1 है, ये तो होगा नहीं, ये अच्छा 4 8 1 यहाँ भी आ रहा है, देख लीजिए ये भी आ रहा है, तो इसलिए बना ही लीजिए, क्या दिक्कत है। 7 6 13 1 14 का 4 कैरी 1 है, 7 1 8 1 9 1, 194 481। तो 194 481 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई करने में और प्लस करने में, क्यों जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में। देख रहे हैं जितना देर इधर उधर दिमाग लगा रहे थे उतना देर में तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। आ रहे समझ में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनसंख्या से रिलेटेड, इसको आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल पूछे। अगर एक साल पूछ लिया है तो हो सकता है अगले साल पूछ ले, या अगर नहीं पूछा है तो ज़्यादा संभावना बन जाती है कि वो पूछ ही लेगा, इसलिए इस पर आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा दे, वो अलग मैटर है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, अनुक्रम दे दिया गया है, 4 है, 18 है, 48 है, 100 है, क्वेश्चन मार्क है, 294 है, 448 है, तो लुप्त संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए यहाँ पर जो है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 4 18 48 फिर ये 100 है। ऐसे क्वेश्चन को ना हमको पैटर्न देखना पड़ता है कि कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो 4 चौका 16 प्लस 2 8 तिरिक 18 3 54, पैटर्न नहीं बैठ रहा। इस तरह से नहीं, प्लस माइनस करके भी नहीं हो सकता, माइनस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसमें एक जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाला दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और ये 16 3 48, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 4 गुने 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 3 48, तो 3 गुने 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। 18 है, इसका मतलब 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18, और इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 गुना 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आगे क्या होगा हमें मतलब नहीं है, डेफिनेटली वही पैटर्न फॉलो करेगा, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो पैटर्न बैठ रहा है उसके हिसाब से ये 5 गुना 6 का स्क्वायर यानी 180 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अरे समझ में। तो पैटर्न यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत होती है। पैटर्न आप अगर फिट बैठा लेते हैं, इसको आप याद रखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कुछ है या नहीं। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है ना कि ये अपने आप में भी ये 10 का स्क्वायर भी है, लेकिन ये 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 है। क्यों ऐसा दिमाग लगाया, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि 16 3 48 है, 9 दूना 18 है, तो 9 और 16 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को भी हम उसी तरह 2 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2nc3 ये है इज टू nc2 इज इक्वल टू 44 इज टू 3 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसका फार्मूला के हिसाब से फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ये होना चाहिए पहला है। दूसरा है अनुपात के हिसाब से कि फैक्टोरियल n है और फैक्टोरियल 2 है और n माइनस 2 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू ये है 44:3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको कटाना है। तो 2n जैसे अगर मान लीजिए कि
कि 5 फैक्टोरियल है, 5 को बाहर करेंगे तो 5 गुने 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। 4 को भी बाहर करना है तो 5 गुना 4 और इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसी तरह अगर 2n को बाहर करना है तो आप 2n-1 लिख सकते हैं, 2n-2 लिख सकते हैं और 2n-3 का फैक्टोरियल यहाँ बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ काटना है। और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 और ये हो गया 2n-3 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया। आ रहा है समझ में? उसी तरह से इस 2n बाहर निकाल लिया, n-1 बाहर निकाल लिया, n-2 फैक्टोरियल। देखिए डिटेल में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो यह आसान क्वेश्चन है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कट गया, ये आप लिखते रहिए कि ये इतना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या जो है कट पिट करने वाला है। जो अनुपात होता है आपको पता है, अनुपात में हम काट सकते हैं। तो 2 से इस 2 को काट लीजिए, इस n को इस n से काट लीजिए। ठीक है, अब जो बच रहा है यहाँ पर अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये 2 तो है ही, ये भी 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 2n-1, तो लिख देंगे 2n-1 और यहाँ हो जाएगा n-1। देख रहे 2n-2 है, 2 कॉमन करेंगे तो n-1। नीचे तो ये 3 बच गया है, तो चलिए 3 लिख देंगे, बाई में 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो है ना नीचे चला जाता है, जो रेशियो बोला होता है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ n-1 ही तो बचा है, बाकी सब कट गया है, n-1 और बराबर बच गया 44/3। ये जो अनुपात है उसको भी बाई में कर दिया हमने, तो n-1 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, 4 से ये 11 कट गया। तो अब देखते हैं कि 2n बराबर ये 1 जो है इधर राइट साइड में जाएगा तो 12 कर देगा, तो ये 6 से कट जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन का एक तरह से कैलकुलेटिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो था। इसमें परफेक्टली ये जो स्टेटमेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो नहीं था। तो इसको बनाना आसान है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, जो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये कौन सा फार्मूला है, तो चलिए इसको मैं एक लिख देता हूँ। फार्मूला होता है कि NCR, फार्मूला होता है फैक्टोरियल n। देखिए फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जाता है और बहुत जगह पर ऐसे भी लिख दिया जाता है, दोनों चलेगा। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज किया और इसी बेस पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ लिख रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m², ये स्क्वायर है, m² है, तो m+n संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए m संख्याओं का औसत अगर n² है तो उसका योगफल कितना होगा, तो औसत गुने उसकी संख्या, तो होता है mn², दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है तो इसका योगफल क्या होगा, तो m²n। ठीक है, अब यहाँ m संख्या और n संख्या कुल मिला के m+n संख्या है, सबका सम निकल गया है। अब उसका हमें औसत निकालना है, तो m+n यानी उसकी कुल योग से हमें डिवाइड करना होता है। तो अब क्या करना है, mn कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है n+m डिवाइडेड बाई m+n। ये दोनों कट गया, तो हमारे पास आंसर आता है mn। हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, mn है, यानी mn इसका औसत हो जाता है। तो mn है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये डिवाइड वाला है और माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक लाइन का क्वेश्चन है, जिन लोगों को अगर आता होगा ना ये लिखेंगे भी नहीं, माइंड कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, एक इमेजिनेशन टाइप से करके भी कैलकुलेशन बहुत लोग करते हैं। ठीक है, वो आसान है, ये बहुत बेहतरीन है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही है, लेकिन हमेशा 2-2 बार वाला पूछ रहा है। यहाँ दिखने से हमें लग रहा है कि बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, यहाँ 3 क्वेश्चन यानी 3-3 टाइप का पूछ दिया है। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीम की एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
तो मान के चलिए एक रिंग है, अलग अलग रिंग बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दूसरा एक अलग बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 3 रिंग हो गया। अब 3 रिंग हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो पहला है, पहला किसकी बात कर रहा था? बास्केटबॉल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बास्केटबॉल, समझ लीजिएगा। उसके बाद है हॉकी, हॉकी राइट साइड में लिखा है हॉकी। उसके बाद यहाँ पर है फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है कि बास्केटबॉल में 21 लोग खेलता है, हॉकी जो है वो 26 लोग खेल रहा है, और फुटबॉल जो है ये 29 लोग खेल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है लिख रहा है कि 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहा है। 14 जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल, तो 14 यहाँ पर है, मतलब ये पूरा कलर जिसमें ये भी शामिल है, जिसमें जो है ये वाइट कलर कर दे रहा हूँ मैं इसको, कि वाइट जो कलर है वो भी शामिल है। ये तीनों गेम खेलता है, याद रखिएगा, ये तीनों गेम खेलता है। ठीक है, तो वो भी शामिल है। फिर उसके बाद 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल है, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल ये है 12। उसके बाद है हॉकी और फुटबॉल, ये है 15, मतलब उसमें ये वाइट वाला भी शामिल है। तो बोलता है अच्छा जो तीनों गेम खेलता है वो 8 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों गेम खेलता है वो 8 है, ये बीच में ये 8 है। आ रहा है समझ में? तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि केवल फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल से क्या मतलब है? केवल फुटबॉल से आपको मतलब होना चाहिए ये यहाँ ये वाला पोर्शन जो है केवल फुटबॉल से मतलब है। तो फुटबॉल में तो टोटल 29 लोग हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि केवल फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या है केवल, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझिए, पहले समझने के लिए ही मैं इतना सारा डेकोरेशन किया हूँ, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं? 29 लोग। उसमें से माइनस करेंगे बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाले, तो 12 लोग हैं, लेकिन 12 के साथ साथ वो 8 भी इसमें से माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 12 लोग हैं, ये पूरा माइनस कर लिया हमने, काम खत्म। अब ये भी माइनस करेंगे तो 15 माइनस करेंगे, लेकिन याद रखिए 8 तो पहले ही माइनस कर चुके थे, अब दोबारा से माइनस हो गया है, तो दोबारा से माइनस हो गया तो एक बार प्लस करना पड़ेगा तभी न्यूट्रल होगा ना, तो इसलिए +8 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। 29 और 8 मिल करके होता है 37, और 12 और 15 मिल करके होता है 27, यानी -27। तो 37 में से 27 माइनस करेंगे तो होता है 10। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं? 10 लोग हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिना कोई फॉर्मूला के अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे ये। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है, दिमाग खोल के करेंगे। तो जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड है वो तो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लेंगे, और जिन लोगों का नहीं है, या मान लीजिए कि मैथ बैकग्राउंड का होने के बाद भी अगर इस चीज़ पर ठीक से कमांड नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन वहाँ तो पक्का ये मैथ वाले लीड ले जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर मोहन के बारे में बोल रहा है कि वो 25 दिन में एक कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, और सोहन उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ मोहन लिख देते हैं, मोहन 25 दिन और जो सोहन है वो 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं, मतलब काम करते हैं। इसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, यही छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगता है? तो देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाता है 100, 25 चौका 100 और 20 पंचे 100। दोनों जो है 5 दिन में काम किया, तो कार्य जो है कंप्लीट कार्य किया गया है वो 5 दिन किया है दोनों मिलके। तो इसका इफिशियंसी कार्य क्षमता 4 और 5 दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 4 और 5 मिल करके होता है 9। तो 9 × 45 काम हो गया। तो बचा काम कितना है? बचा कार्य कितना है? 100 में से 45 माइनस कर लेंगे तो 55। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन टाइप का हो जाए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। नहीं तो 100 में से 45 ये तो मुँह ज़बानी ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
अब मोहन काम छोड़ दिया है, सोहन को करना है। सोहन एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। उसको 55 काम करना है, कितना दिन लगेगा? 11 5 55 11 दिन लगेगा। इसका मतलब है कि 11 दिन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। तो कितना लगेगा सोहन को करने में? यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ कि 55 है और एक दिन में 5 काम करता है तो उसको लगेगा 11 दिन। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ देगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो फिर ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो क्या पता कभी ये एग्जाम में पूछ दे फिर से और पूछ दिया कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 11 दिन में तो ये सोहन खत्म किया और 5 दिन पहले दोनों मिल करके काम किया था, यानी कुल मिला के 16 दिन में पूरा कार्य ये खत्म हो गया है। यहाँ 16 ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि 16 दिन में पूरा कार्य खत्म हो गया और 11 दिन में जो है सोहन पूरा कार्य को ख़त्म कर लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आना। ये क्वेश्चन में जो है ना ये आता रहता है। ये जो अभी घड़ी वाला जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये भी एक बार पूछ लिया गया था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, नहीं तो क्वेश्चन सेम है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। वहाँ था 4:20 की बात कर रहा था और यहाँ है कि 5:10 पर घंटे की सुई कितनी घूम जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक घड़ी है, ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 8 9 10 11। देखिए 360 डिग्री जो है वो पूरा कंप्लीट एंगल होता है और 12 घंटे में होता है। तो 12 से अगर 360 में डिवाइड करेंगे, 12 3 36, मतलब कि एक के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ बोल रहा है कि 5 बज के, तो घंटे का सुई जब यहाँ था और वो वापस से 5 पर आ गया तो कितना एंगल बन गया ये देखना है। तो जब एक कांटा पार करेगा तो 30 डिग्री, दूसरा पार करेगा तो 60 डिग्री, तीसरा पार करेगा तो 90 डिग्री, चौथा पार करेगा, इसका मतलब है 5 बार पार कर रहा है ना, तो 5 गुना 30 डिग्री इतना तो होगा ही। ठीक है, प्लस 30 डिग्री जो है वो 5 पे ही तो ही रहेगा। अब ये 5:10 हुआ है तो 10 मिनट अगर घंटे के सुई अगर बढ़ेगा तो यानी 10 मिनट को अगर 6 बार अगर बढ़ेगा तो 60 मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा। तो वो खिसक के 6 बज जाएगा। अरे समझ में, इसका मतलब है कि 30 डिग्री जो है यानी ये वाला, इसको भी ये ट्रेवल करेगा 10 मिनट में। तो 10 मिनट में करेगा, इसको घंटे करने के लिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 5 30। इसका मतलब 5 डिग्री और, तो 30 5 150 और प्लस 5 मतलब 155 डिग्री जो है घंटे की सुई घूम जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से समझेंगे ना, ये घड़ी बना करके मैंने समझा दिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। नहीं तो जो जिन लोगों को आता है वो तो सीधे समझेंगे कि 5 है, 30 5 150 तो पक्का होगा, इसका मतलब है कि 135 और 45 ये सब तो होगा ही नहीं। हाँ, ये होने की संभावना हो सकती है, तो फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितना वो खिसकेगा। ठीक है, तो 5 10 ही है ना, तो इसका मतलब है कि मतलब जो है 6वां भाग बढ़ा है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 30 में क्या करेंगे, 60 से 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 डिग्री, तो बढ़ के 155 हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, क्या नहीं हो सकता यहाँ पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे। तो देखिए वर्ग होने के लिए क्या होता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी यूनिट प्लेस पर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4, यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। अरे समझ में, जैसे 12 है, 12 का यूनिट प्लेस 2 है, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 6, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 6 6 36 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 4, मतलब रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ रिपीट हो रहा है। सॉरी 5 से, 5 के बाद 6 है तो 5 के बाद 6, फिर 9 है तो 9, फिर 4 है तो 4, फिर आगे 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर तो 81 मतलब 1। मतलब यूनिट प्लेस पर या तो 1 4 9 6 या 5, इन्हीं 5 में से कोई नंबर जो है वो आ सकता है अगर हम वर्ग करते हैं तो 9 है ही,
देख रहे हैं वहाँ 9 है, तो ये जो है तो वर्ग तो हो ही सकता है। 6 वहाँ पर भी है तो ये 6 वर्ग हो सकता है। 1 भी वहाँ है, वो हो सकता है। अब हमारे पास जो बचता है 2, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 हमारे ये पास यहाँ पर कहीं आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। 2 तो यूनिट प्लेस पर कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। लिख रहा है कि कौन नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता वही आंसर है। तो हो कौन नहीं सकता है? बी। तो बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पर 2 है। स्क्वायर करेंगे तो 2 कभी आ ही नहीं सकता है। ये सब नंबर आ जाएंगे। आ रहे समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, दिया गया है, देखिए 217 प्लस 131 y बराबर ये है, और 100 मतलब नंबर 131 इधर कर दिया, 217 इधर कर दिया। अगर यहाँ पर प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा? तो 217 और 141 को प्लस कर लें तो 300 और 7 1 8 48, 348 हो जाएगा। तो 348, इसको भी जोड़ेंगे तो 348, इसको भी जोड़ेंगे तो 348, तो 348 कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई हो गया। ठीक है, क्योंकि सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 347 x हो जाएगा ना, और इन दोनों को करेंगे तो 348 और 348 y हो जाएगा। इसको भी ऐड कर देंगे तो 9 8 17 और 27 प्लस 13। ठीक है, इतना आ गया। तो इसका मतलब हो गया, देखिए 174 दुना होता है 348, और 2 से उसको 2 है, 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि तब x और y क्रमशः क्या है। तो x y जो कोई भी होगा, दोनों को प्लस करके 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन में अगर 5 हो जाएगा तो वैसे में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, या मान लीजिए कि वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं, तभी आप ऑप्शन मेथड से जाएंगे। लेकिन यहाँ दिया नहीं है, 5 प्लस 2 7 मिल करके 12 होगा, जबकि 5 होगा, तो ये नहीं हो सकता। 3 प्लस 2 5 हो जा रहा है, ये आंसर अभी फिलहाल सही है। -5 -7 ये कभी हो नहीं सकता, दोनों माइनस में है, और 2 और 5 मिल करके 7 हो जाता है, जबकि वहाँ 5 है, ये हो नहीं सकता। इनमें से कोई वाला नहीं, और एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कि x और प्लस वाई दोनों का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो 3 प्लस 2 मिल करके यहाँ पर 5 हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर मान लीजिए कि कहीं हो सकता है कि 2 और 3 भी दे देता, तो दोनों जोड़ने के बाद भी तो 5 हो जाता। तो वैसे सिचुएशन में ऑप्शन मेथड से आप चेक कर लेते कि 3 वाला सही बैठ रहा है कि 2 वाला सही बैठ रहा है, उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते थे। ऐसा एक बार और क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। बीपीएससी में क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी रिपीट होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है कि उसमें कभी कभी सेम पूछ देता है, कभी कभी क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी रिपीट होता है, जैसे जीएस में रिपीट होता है, ये आप तैयारी करने वाले सब लोग जानते हैं, उस तरह से मैथ रीजनिंग में भी रिपीट होता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो आज के लिए यही क्वेश्चन था। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।